गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 9 है। डेट 23/10/2020, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7 की ये वर्कशीट है और जिसका टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। तो आज हमें डिस्कस करना है दिल्ली के सुल्तान के विषय में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य इन द सेंस भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर हमें कहीं से कुछ सूचना प्राप्त करनी है, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसका स्रोत होता है अभिलेख, सिक्के, भवन निर्माण या कला जो भी होता है। इनके माध्यम से हमें क्या मिलती है? सूचनाएं मिलती है। मंदिरों को देखकर, सिक्कों को देखकर, अभिलेख जो लिखे जाते हैं उनको देखकर हमें जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की। मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास, तारीख एकवचन, त्वारीख बहुवचन है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। यानी कि जो मेन माध्यम जो है सुल्तानों की जानकारी लेने का, वो क्या है? वो है त्वारीख। यानी कि जो उस टाइम के कवि होते थे या प्रशासक होते थे या लेखक होते थे, उन्होंने जो सुल्तान के बारे में लिखा है जिसकी भाषा फ़ारसी होती थी। यानी कि एक बात यहाँ पे यह है कि सल्तनत काल की जो मेन भाषा थी वो थी फ़ारसी। उनके द्वारा जो लिखा गया है उसको पढ़कर ही हम सल्तनत के राजाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। यानी कि जो त्वारीख के लेखक थे, जो इनके बारे में लिखते थे, वो क्या होते थे? अच्छे खासे सुशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यानी कि घटनाओं का वर्णन तो कर रहे हैं जो राजा ने करी है, चाहे उन्होंने युद्ध लड़े हो या कोई स्थापत्य कला का निर्माण करा हो या कोई मंदिर बनाया हो, उनके बारे में तो लिखते थे वो। लेकिन उसके साथ साथ वो शासकों को यानी कि राजाओं को सलाह संबंधी कार्य भी करते थे कि उनको आगे क्या करना चाहिए, उनको सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। यानी कि वो कहते थे कि जो शासक है उसको बिल्कुल न्याय संगत तरीके से अपना शासन करना चाहिए और प्रजा का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। त्वारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। यानी त्वारीख के जो लेखक थे वो कहाँ रहते थे? विशेषकर दिल्ली में। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास, सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। यानी कि त्वरिक के लेखक थे, वो क्यों लिखते थे? वो राजाओं की तारीफ़ें बहुत बड़ा चढ़ाकर भी करते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको इनाम और इकराम मिल सके, यानी कि उनको कुछ संपदा मिल सके, इसलिए वो उनका जो है गुणगान करते थे बढ़ा चढ़ाकर। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यानी कि यही थे वो लेखक जो राजा को ये कहते थे कि शासन करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे कि लिंग भेद का भी ध्यान रखना है। ये इन्हीं का काम होता था लेखकों को। ये राजा को सलाह देते थे कि किसको ज़्यादा महत्व देना और किसको कम महत्व देना। जैसे कि पुरुष प्रधान समाज होता था तो पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता था। उसके बाद उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। तो कई बार क्या है, लोग इनके विचारों से सहमत नहीं होते थे। त्वरिक के लेखक थे, कई बार जो जनता है इनके विचारों से सहमत नहीं होती थी, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती थी जो प्रजा को पसंद नहीं आती थी। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। यानी कि सबसे पहले जो दिल्ली राजधानी बनी थी वो तोमर राजाओं के साम्राज्य में बनी थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमर का अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया था। यानी कि 12वीं सदी के मध्य में, यानी कि बीच का टाइम था जब तोमर का अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान भी कहा जाता था, ने परास्त किया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी थी। यानी कि इन दोनों के राज्य में ही, तोमरों और चौहानों के शासनकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बनी थी। यानी कि
व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बनी थी। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। यानी कि जो समृद्धशाली जैन व्यापारी थे वो सारे कहाँ रहते थे? इन्हीं केंद्रों में रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। जो देहलीवाल वाले सिक्के जो होते थे वो कहाँ डाले जाते थे? यहीं इन्हीं केंद्रों पर, ढालने का मतलब बनाए जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। यानी कि इसकी स्थापना के बाद ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण बहुत बड़े उपमहाद्वीप तक फैल गया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ दिल्ली के शासक और राजपूत वंश के बारे में बताया गया कि कौन से राजा ने किस टाइम तक अपना शासन किया। जैसे तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 से आरंभ होता है इनका, जिसमें अंगपाल 1130 से 1145 तक रहे। उसके बाद चौहान आए 1665 से 1192 तक रहे। पृथ्वीराज चौहान आए 1175 से 1192 रहे। इसी प्रकार से जो राजा हैं ये उनका क्रम है, जो राजा ने शासन कराया अपने अपने दौरान कितने कितने टाइम तक। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं, ये मैंने अब भी आपको बताया है कि कौन कौन से स्रोत होते हैं जो इतिहास के अध्ययन में हमारी सहायता करते हैं। त्वरिक का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, ये भी आपको पता है। त्वरिक के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। जो त्वरिक के जो अध्ययन करते थे उनकी सीमाएं क्या क्या थीं, पता लगाइए। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्रित। कुतुब मीनार के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वर्कशीट में बताया था कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। यानी कि नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन उसका जो काम था, जो उसको ख़त्म करने का काम था, वो किसने करा था? उसके दामाद ने कहा था, इल्तुतमिश ने कहा था पूरा। ठीक है, इस वर्कशीट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस कर सकता है।